जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही आर्चन में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज का जो वीडियो है वह क्लास 10th के लिए है और अर्थशास्त्र का है। तो जुड़ जाइए और जोड़ लीजिए अपने तमाम दोस्तों को। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का प्रथम प्रश्न है, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या थी। मतलब पूछ रहा है कि सन 2008-9 में भारत की है ना प्रति व्यक्ति आय के बारे में पूछ रहा है। तो भारत की प्रति व्यक्ति आय जो था उस समय वो 25,494 रुपये था। ये तमाम क्वेश्चन क्लास 10th के लिए है, अर्थशास्त्र के क्वेश्चन है। आप अपने तमाम दोस्तों को भी जोड़ लीजिए और आप खुद भी बैठ के इस वीडियो को आराम से देखिए। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी, यानी जिस समय भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद के बाद है ना भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वह कृषि प्रधान थी। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 फूट डांगो राजकरो की नीति किसने अपनाई थी। तो मैं बता दूं कि फूट डांगो राजकरो की नीति जो अपनाया था वह अंग्रेजों ने अपनाया था भारत में। डिवाइड एंड रूल की नीति। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। तो मैं बता दूं कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। एक सेकेंड। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया, यानी अंग्रेज जो थे वो भारत की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से किए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन किया, ये सही है। पोषण नहीं किया, है ना, शोषण किया। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और सी दोनों। राइट ऑप्शन डी। आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान किस प्रकार से था। मैं बता दूं कि आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घट गया, है ना, और ज़्यादातर लोग सेवा क्षेत्र में काम करने लगे। पंचवर्षीय योजना के तहत भी तरह तरह के क्रियाकलाप किए गए जिससे औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की किस जगह का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी पूछ रहे कि बिहार में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस शहर का है ना। तो मैं बता दूं कि पटना जो है, जो बिहार की राजधानी है, उसकी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के कैसे होते हैं। तो आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास जो होते हैं वह एक दूसरे के पूरक होते हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि डैश है, यानी साहित्य की दृष्टि में क्या है, विकास और वृद्धि में कोई अंतर नहीं है। जबकि अगर हम ऐसे बात करें तो विकास अलग चीज़ है और वृद्धि अलग चीज़ है। जबकि साहित्य की दृष्टि से विकास और वृद्धि में कोई अंतर नहीं है। सतत विकास क्या है, तो अपने तथा आने वाली संतति का केवल विकास ही क्या है, सतत विकास कहलाता है। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में 11 है हमारा। आय एक पारिश्रमिक है जिसे कोई कार्य के बदले पाता है। मतलब हम लोग जो काम करते हैं, है ना, वो एक हमारी पारिश्रमिक मेहनताना है। तो हम मानसिक रूप से भी काम करते हैं, शारीरिक रूप से भी काम करते हैं और बौद्धिक रूप से भी काम करते हैं। तो इसका उपयुक्त इनमें से सभी हो जाएगा। आय एक क्या है, पारिश्रमिक है, लेकिन हम लोग क्या मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक रूप से जब काम करते हैं उसके बदले में हमको क्या मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, मतलब मेहनताना मिलता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। श्रम का पारिश्रमिक क्या होता है, यानी श्रम जो हम लोग करते हैं उसकी पारिश्रमिक क्या होती है। तो श्रम का पारिश्रमिक जो होता है वह मजदूरी होता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। पूंजी का पारिश्रमिक है, ठीक है, यानी पूंजी का पारिश्रमिक क्या है, तो पूंजी का पारिश्रमिक जो होता है वो ब्याज होता है। हम लोग जो पूंजी लगाते हैं ना उसके बदले में उनको ब्याज प्राप्त होता है, जिसको मुनाफा भी दूसरे से लाभ यहाँ पे दिया, कुछ हद तक लाभ तो हो सकता है, लेकिन सबसे बेहतरीन जो पारिश्रमिक होता है वो ब्याज के रूप में होता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। भूमि का पारिश्रमिक है, तो भूमि का पारिश्रमिक जो होता है वो हमको लाभ लगान के रूप में होता है, टैक्स के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। गरीबी को जन्म देता है, यह कथन किसने कहा। तो गरीबी को जन्म देता है, इस बात को करने वाले जो विद्वान का नाम है उनका नाम है रैगनर नॉरकाउस्का। इन्होंने कहा था कि गरीबी को जन्म देता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। विकसित राज्यों में ऊंची होती है, तो विकसित राज्य जो होता है उसकी क्या ऊंची होती है, तो पूंजी निर्माण दर नहीं होगा, है ना, प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, ऊंची होगा। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं हम लोग। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है, यानी राष्ट्रीय आय के अंतर्गत कौन कौन चीजें शामिल हैं। तो मैं बता दूं कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत वस्तुओं का मूल्य नहीं है शामिल, है ना, वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्य, ये राइट अप का आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हमारा। कुल उत्पादन में
किए गए खर्च का अंतर क्या कहलाता है, यानी कुल उत्पादन में, है ना, उत्पादन के लिए किए गए खर्च को हम लोग क्या कहते हैं। तो मैं इसको बता दूं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इसको कहते हैं। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, मतलब किसके बराबर होता है। तो उपभोग, व्यय एवं विनियोग के योग के बराबर होता है ना। राष्ट्रीय आय का जो समतुल्य होता है वह उपभोग, व्यय एवं विनियोग के योग के बराबर होता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, राष्ट्रीय आय की अवधारणा में शामिल है, यानी राष्ट्रीय आय की अवधारणा में क्या क्या चीजों को शामिल किया गया है। तो केवल सकल घरेलू उत्पाद को भी किया गया है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को भी किया गया है, केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद को भी शामिल किया गया। इस तरह से उपयुक्त सभी को मिला के ही राष्ट्रीय आय की धारणा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान का वर्ष था, मतलब किस बार सर्वप्रथम, है ना, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया। तो राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 में लगाया गया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी, यानी पहली बार जो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय था जो पता किया गया था वो कितना था, 20 रुपए थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, राष्ट्रीय आय की गणना विधि है, मतलब किस किस विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना किया जाता है वह व्यवसायिक गणना विधि के द्वारा, उत्पादन गणना विधि के द्वारा, मूल्य योग विधि के द्वारा, उपयुक्त में से सभी। राइट ऑप्शन डी हो जाएंगे इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब किया गया। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1954 में किया गया। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, बिहार में किस जगह की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो अगर हम बिहार में, है ना, प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो शिवहर जिला जो है वह सबसे प्रति व्यक्ति आय कम है। अगर सबसे अधिक के बारे में पूछेगा तो आपका पटना हो जाएगा। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। और सर्वाधिक पूछेगा तो आपका पटना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल, किसे शामिल किया जाता है, यानी प्रत्यक्ष कर किसको कहते हैं। तो आयकर जो होता है, इनकम टैक्स जो होता है वो आपका प्रत्यक्ष कर होता है, जबकि हम लोग जो वस्तुओं पर जो टैक्स देते हैं वो अप्रत्यक्ष होता है। जैसे जीएसटी, आपका जीएसटी जो है वो आप एक प्रकार का अप्रत्यक्ष टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। तो मैं बता दूं कि भारत के एक ऐसे कांग्रेसी नेता जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी, उन्होंने सर्वप्रथम धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था और इन्होंने भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान भी लगाया था 1868 में। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है, यानी योजना काल में भारत का, है ना, औसत विकास दर कितना रहा था, 4.2% के रूप में। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो मैं बता दूं कि बिहार के योगदान में सर्वाधिक योगदान जो है वो आपका सेवा क्षेत्र का है। राइट ऑप्शन बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, यानी उत्पादन, है ना, और आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा है। तो हमारा सहज भी होना चाहिए, वैज्ञानिक भी होना चाहिए, व्यवहारिक भी होना चाहिए, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 हमारा, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कौन है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में जो रखा गया वह कृषि को रखा गया है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा, y बराबर C+1 फॉर्मूले को किसने बताया था। ये अर्थशास्त्री ने एक अपना फॉर्मूला दिया था, इस फॉर्मूला का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो ये फॉर्मूला का जो प्रतिपादन किया गया था प्रोफेसर फिशर के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, यानी राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। सरकार की आय, सार्वजनिक उपकरणों की आय, पारिवारिक आय, उत्पादन के साधनों की आय, यही आपका हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी पूछ रहा है कि किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो एक राज्य है जिसका नाम है गोवा, जो सबसे छोटा है, जिसकी राजधानी पणजी है ना, जिसकी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत में वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है, यानी कब भारत में वित्तीय वर्ष मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ना वित्तीय वर्ष मनाया जाता है, जिसको मार्च क्लोजिंग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कैसे
कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही करने का काम करता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा CSO का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान जो लगाए थे वह दादा भाई नौरोजी लगाए थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1868 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो हमारे रहन सहन के स्तर को प्रति व्यक्ति आय प्रभावित करता है। अगर आपका प्रति व्यक्ति आय उच्च है तो आपका रहन सहन का स्तर भी उच्च होगा, अगर प्रति व्यक्ति आय निम्न है तो आपका रहन सहन का स्तर भी निम्न होगा। इस तरह से हमारे रहन सहन का जो स्तर को प्रभावित करता है वह प्रति व्यक्ति आय प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान जो है वो आपका सेवा क्षेत्र का। कृषि इसलिए नहीं क्योंकि कृषि हमारा पिछड़ा हुआ अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया था? तो गरीबी के कुचक्र का धारणा जो प्रतिपादित किए थे उनका नाम था रैगनर नॉरकाउस ने। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? यानी आय और उपभोग में जो अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं? बचत कहते हैं, है ना। कुल आय में, है ना, कुल आय में व्यय करने के बाद जो बचत बचता है, जो शेष बचता है उसी को बचत कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका यही पूछा है कि बचत किसे कहते हैं, है ना। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? यानी एक वर्ष में, है ना, किसी देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के, है ना, मूल्य को ही क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, गरीबी रेखा निर्धारित करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित किया गया? मतलब एक व्यक्ति को कितना कैलोरी ऊर्जा मिलेगा, अगर उस कैलोरी ऊर्जा से निम्न रह जाएगा, नीचा रह जाएगा, है ना, तो उस व्यक्ति को समझा जाएगा कि क्या गरीब के श्रेणी में है। एक सेकेंड दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2400 कैलोरी ऊर्जा जिस व्यक्ति के पास रहेगा तो गरीबी रेखा से ऊपर समझा जाएगा। नाम किसने लिखा था? तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल जिस पुस्तक को लिखे थे उनका नाम था दादा भाई नौरोजी, और इन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत दिया था कि किस तरह से अंग्रेज हमारे भारत से धन, है ना, विदेशों में लेकर जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 हमारा, निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य में जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो मैं बता दूं कि राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है मूल्य के योग विधि के आधार पर, है ना, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। 46 नंबर क्वेश्चन है, 1921 में भारत सरकार द्वारा संगठित स्वराज आयोग के गठन किसने किया था? तो मैं बता दूं कि 1921 में, है ना, सरकार द्वारा गठित स्वराज आयोग का गठन किनके द्वारा किया गया था? दोस्तों अगर मैं इसका सही उत्तर की बात करूँ ना तो इसमें आपको नंद किशोर सिंह होना चाहिए, लेकिन इनमें उनका नाम नहीं दिया है तो मैं इस क्वेश्चन को रफ लेकर चलता हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया था? भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा 1949 में किया गया। राइट ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा, PCI का अभिप्राय क्या है? यानी PCI क्या है? तो PCI पर, है ना, पर कैपिटा इनकम, है ना, पर कैपिटा इनकम है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य वो आपका गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, है ना। तो देश में एक वर्ष में देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं के, है ना, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रोफेसर पीसी महाबोगिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो प्रोफेसर पीसी महाबोगिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया के रूप में है? तो मुद्रा के रूप में जो है ना वो आपका कौन कौन है? तो भारत का भी है, नेपाल का भी है, पाकिस्तान का भी, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में ना सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया में समाज में के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए उसे क्या कहते हैं, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सतत विकास भी हो जाएगा, समावेशी विकास भी हो जाएगा, आर्थिक विकास भी होगा और इनमें से टोटल जो इसमें का इनमें से सभी हो जाएगा। समावेशी विकास कहने का अर्थ क्या है कि सभी का विकास, समाज के हर वर्गों का विकास। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो चक्रीय प्रवाह का जो संबंध है वो आपका आय उत्पादन से भी है, आय से भी है, व्यय से भी है। राइट ऑप्शन इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय और उपभोग का जो अंतर जो होता है ना उसी को बचत कहते हैं, है ना। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो सकल घरेलू उत्पाद में ना सबसे कम योगदान जो है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और आज का मेरा अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपकरणों की आय, सरकार की आय, किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मौद्रिक मांग। तो इसका राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा रहा आपकी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अपने तमाम दोस्तों को तक भी इस वीडियो को पहुंचा दीजिए जो इस बार 10th एग्जाम में देने वाले हैं, क्लास 10th के एग्जाम देने वाले बिहार बोर्ड से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। जब तक आपसे विदा होता हूँ, जय हिंद।